ओके। हेलो बच्चा लोग, क्लास 12th वाले, और बताओ कैसे हो आप लोग। आप लोग का सब सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चा शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हो कि हिंदी का नंबर 1 चैनल चल रहा है यूपी बोर्ड के लिए, स्पेशली हिंदी वाला मीडियम चल रहा है बच्चा, ठीक है। तो ये कोई बच्चा जो पूछता है ना कि इंग्लिश मीडियम के लिए क्या करे बच्चा, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है। और आप आज एक विशेष पर्व है हम हिंदुओं का, ठीक है, महाशिवरात्रि। तो सारे बच्चों का मैसेज मैंने देखा कि हैप्पी महाशिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि। बच्चा आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि का, और अच्छे से एंजॉय करिएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, ठीक है ना। त्योहार हमेशा आते जाते रहेंगे, बार बार कहती हूँ, लेकिन ये जो एग्जाम है ना, इसको पार कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी आगे के फ्यूचर के लिए, आपके जो भी आपका आगे वाला एजुकेशन होगा उसको हासिल करने में, ठीक है। तो ठीक है, त्योहार मनाइएगा, खाइएगा पीजिएगा बच्चा, ठीक है, पीजिएगा मतलब पानी दूध ऐसा ही, ठीक है, कुछ और नहीं, ठीक है बच्चा। तो जरूर एंजॉय करिए, लेकिन थोड़ा लिमिट में अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ओके। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना, ठीक है बच्चा। और हाँ बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भी है, शिवरात्रि भी है, सब है, चलो ठीक है। और एक बच्चे का जन्मदिन भी है, संदीप आर्य का, ठीक है बच्चा। और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके जन्मदिन का, बहुत अच्छे दिन आपका जन्मदिन पड़ा है। आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते रहिएगा मतलब अच्छा काम करिएगा, अच्छा इंसान बनिएगा, अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिएगा, और अपने छोटे बड़े सबका रिस्पेक्ट भी करिएगा, पढ़ाई भी बहुत अच्छा करिएगा, ठीक है। यही मेरी शुभकामना है, और आप अच्छा एक अपनी जिंदगी में मुकाम हासिल करो, बस इतना कहना है, ठीक है बच्चा। चलो, और कोई बात है नहीं, ठीक है। थोड़ा लेट हुआ है, थोड़ा सा सिस्टम को सेट करने में थोड़ी सी टाइम लगा है, कोई बात नहीं, मैं करवा लूंगी, है ना। तो बच्चा जैसे आपको बताया गया था कि जो आपका चैप्टर बचा है 7 to 13, उसी के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो आपको आज मिलेंगे, एक एक नंबर वाले। और यहीं पर आप एक चीज और क्लियर कर दूं, कुछ ऐसे टॉपिक आपको लगेगा कि इसमें नहीं बताया जा रहा है ना, तो उसके लिए टेंशन ना लो। जो इवनिंग वाली क्लास चल रही है ना, आज और कल में उसको भी कंप्लीट करवा लेंगे, ठीक है। कल आपने चैप्टर नंबर 4 तक देखा है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 के 2 पॉइंट अभी छूटा है, उसको मैं अपने लिख के बताने वाली हूं, तो उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद चैप्टर 5 से लेके 5, 6, 7 3 चैप्टर के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं वो मैं लेकर आने वाली हूं। कब? आज शाम को मिलेंगे 6 से 9 वाली क्लास में, ठीक है। एकदम अच्छे से तैयार रहिएगा, 6 से 9 वाली क्लास में स्पेशल क्लास होगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है, कि जो वो मैं अपना चार्ट बनाई थी उसका लेकर आई थी, है ना। और कुछ स्पेशल ऐड करवाना होगा तो वो भी चार्ट के द्वारा करवा लूंगी। ये जो मैंने ये फाइल बनाया था, आपको दिख रहा भी होगा, है ना, ये जो मैं फाइल बनाई थी, है ना, यहाँ पे बहुत सारे रोगों का, उसके कारक वाहक, ये सब चीजें हैं। तो ये आपको चैप्टर नंबर 7 का है, तो आज आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे, है ना। इसमें आपके छोटे बड़े सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। और जो कैंसर आंसर है, ये सारा कुछ आपको वहां पे क्लियर होगा। एक बच्चा पूछ रहा था कल मेरे से, जो मैंने चैट में देखा है, शारीरिक शोथ और कोशिकीय शोथ में अंतर। बच्चा ये चैप्टर नंबर 7 का है, वहां पर आपको प्रतिरक्षा वाले में जो बताएंगे जब, तो प्रकार जो चलेगा, उपार्जित है, सहज है, ठीक है ना, तो उसी के अंडर में आपको मिलेगा, सहज में ही आता है, यानी हमारी बॉडी का ये खुद का होता है, नेचुरल होता है, कोशिकीय और ये जो शारीरिक होता है, तो वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद एक बच्चा पूछा था रेड डाटा बुक। बच्चा ये कल वाली क्लास में आपको लॉन्ग क्वेश्चन वाले में ही सीरीज लेकर आएंगे, यानी आज अगर मैं 5, 6, 7 कवर होता है, तो कल आपका 8 to 13 पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो है आपके बहुत ज्यादा जरूरी जो आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे, जिससे क्वेश्चन बनना बहुत जैसे लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बन ही जाएगा, वही टॉपिक मैं लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो कल वाली क्लास में रेड डाटा बुक मिल जाएगा। बाकी रेड डाटा बुक आपको पता भी है कि वो है क्या, IUCN के द्वारा दिया गया एक वो है बुक की तरह, एक बहुत बड़ा वो क्या कह सकते हो, डायरी, रजिस्टर, जो भी कह सकते हो, जहाँ पे सारा डेटा वहां पे अवेलेबल होता है पूरे जीव जंतुओं के बारे में, कौन है
कौन विलुप्त है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, सुरक्षा कैसे करें। ठीक है, हाँ मेरे परिवार ठीक है बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। हो गया, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बच्चा। और एक बच्चे का बस एक क्वेश्चन था कल वाले में, कि क्वेश्चन क्या था उनका, ये था कि पीपीटी पढ़ के बताइए। बच्चा ये जितना भी है ना, मतलब दिमाग में छपा है, मैं आपको उसका मतलब समझा रही थी। बाकी पीपीटी तो आप एप्स के बच्चे हो तो आपको मिल ही जाएगा, आप उसको पढ़ लोगे, लेकिन उसका मतलब समझ में आना चाहिए। बहुत ऐसा होता है ना, जैसे इंग्लिश टीचर पढ़ाते हैं, जो आपके अंकित सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वो पैसेज तो आप देख रहे हैं, आपके बुक में भी होगा, वही होगा, लेकिन उसका मतलब वो समझाते हैं, है ना, तो वही मतलब मैं समझा रही हूँ। ठीक है, वही मतलब आपके अगर में ये ऐसा लगे है ना कि सब्जेक्ट थियरी टाइप का है, इस आप सोचते हो कि इसका निचोड़ मिल जाए हमको, इसका एकदम इजी वे में मिल जाए, वही इजी वे में समझा रही हूँ, वही इजी वे वाला बता रही हूँ। जो संकरण एक संकरण जो भी है, मेंडल ने क्या किया था, उसका मतलब क्या है, उन करना क्या चाहते थे, यही बताने की बार बार कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको अपने ही भाषा में मैं समझाती हूँ, इसको समझ लिया करो, सुन लिया करो। ठीक है, और जब आप पढ़ाई शुरुआत से अभी तक नहीं किए हो तो आपको तो डर लगना ही लगना है, बाकी किसी का वो डर नहीं। और कविता यादव का एक क्वेश्चन था, उनको भी बता दो कि उन्होंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया से शुक्राणु को क्या मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से शुक्राणु को ऊर्जा मिलती है। जैसे हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है ना, ऊर्जा का सिक्का एटीपी, सुना है, एटीपी है ना, ऊर्जा का सिक्का यहाँ बता दे रही हूँ। तो जो माइटोकॉन्ड्रियम, जब हमारा ये जो ग्लूकोज होता है, जब ये टूटता है तो पार्विक अम्ल बनता है, पार्विक अम्ल। जब ये पार्विक अम्ल जब टूटता है, ठीक है ना, पार्विक अम्ल, तो वहां पर एटीपी बनता है। ठीक है ना, एटीपी के रूप में ये ऊर्जा संचित होती है हमारी कोशिकाओं में। अच्छा, वही हम यूज करते रहते हैं। तो इस कोशिका में कहाँ होती है, वही माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ी रहेगी ना, तो वही एटीपी मिलता है शुक्राणु को, वो ऊर्जा का सिक्का होता है जिससे कि वो गतिशील रहे। बस यही था, यही आप शायद नहीं बता पाए होंगे, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया था और आपके एग्जामिनर खुश होके गए हैं, जबरदस्त है, अच्छी बात है। चलो ठीक है, ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं टॉपिक पर। हाँ, बहुत बातें हो गई। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग तो मेरे में था, पता नहीं यहाँ पे नंबरिंग क्यों नहीं है। ठीक है, हाँ, चार क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंने, ये चैप्टर नंबर 7 से लिया है बच्चा। अब बाकी तो आपको ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपके आज वाली क्लास में आपको देखने को भी मिल जाएगा। वो मेरा जो रजिस्टर मैंने बनाया ना, उसमें सब कुछ मैंने लिया है। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। मनुष्य में जो साधारण जुकाम उत्पन्न होता है, यानी आप छी करते हो ना, जो जुकाम हो जाता है, वो किस कारण होता है। ठीक है ना, तो उसके 2 वायरस का नाम पूछा है, फटाफट मैं नाम बता लेती हूँ। ठीक है, नाम दे के आपका 1 नंबर बन जाएगा। ये सारा क्वेश्चन मैं जितना लेकर आ रही हूँ ना, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि आप जान लो वही बूंद बूंद से घड़ा भरता है बच्चा। ठीक है, तो लेकिन आप जो आपका एमसीक्यू है 4 नंबर, एक नंबर करके 4 नंबर आप कवर कर सकते हो। ये आप 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, आप 5 कवर कर सकते हो, यानी 4 और 5 9 नंबर बन गया ना। तो 1-1 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे काम का नहीं है, काम का है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणु का नाम, मैं इनके सामने ही इनका नाम लिखूंगी। ठीक है, इनके जस्ट सामने ही इनका नाम लिखूंगी, ताकि आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे क्लियर रहे, है ना बच्चा। तो होता है 2 है आपका, पहला है आपका राइनो, एकदम साफ साफ लिखूंगी, ध्यान देना, राइनो विषाणु। ठीक है, मैं बोल भी रही हूं, सुनाई दे रहा होगा, राइनो विषाणु। और दूसरा क्या है बच्चा, कोरोना, जो कि ज्यादा ही खतरनाक है। मोस्टली जो जुकाम होता है 1 हफ्ते में जल्दी से ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाओ, वो राइनो विषाणु की वजह से होता है। कोरोना वाला पकड़ लिया बच्चा तो 14 दिन सबसे वनवास। अच्छा, स्क्रीन फिर चला गया, अभी स्टार्ट ही हुआ था तो फिर स्क्रीन चला गया।
गया, आ गया सर, अपने से ही आ गया। आ गया ना, क्लियर है ना बच्चा, दिख रहा होगा अभी, ठीक है अभी दिख रहा है। चलो हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि टाइफाइड जो बुखार होता है बच्चा, इसके सूक्ष्म जीव का नाम पूछा है। इसका आंसर जस्ट इनके सामने होगा, साल्मोनेला, साल्मोनेला। ठीक है, मेरे वर्ड इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में अच्छे से क्लियर है कि क्या बोल रहे हैं, है ना ये। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये क्या है, जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से क्लियर है ना, दिख भी रहा होगा, हाँ एकदम अच्छे से मैं लिख भी रही हूं, दिख भी रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, जब मैं पढ़ाती हूँ तो ब्लैक हो जाता है चलो आगे बढ़ते बच्चा। मनुष्य में अमीबता या अमातिसार करके या अमीबिएसिस है, या जिसको आप पेचिस के नाम से भी जानते हो, ये रोग कैसे होता है तो मैं इनका नाम लिख देती हूँ। ठीक है, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक तरह की क्या है, प्रोटोजोवन है, लिख लेना प्रोटोजोवन। ठीक है, के द्वारा। ठीक है ना बच्चा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोवन के द्वारा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। अच्छा, हिंदी के पेपर में संकेतांक डालना भूल गया था। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनना, हिंदी के पेपर में आपने रोल नंबर डाला होगा ना, क्या नाम है इनका, MS टेक्निकल गेमिंग। ठीक है, आपने रोल नंबर डाला है ना बच्चा, उससे कॉपी चेक हो जाएगी, डोंट वरी, ऐसा इतना भी नहीं देखा वो होगा। हाँ, वो एग्जामिनर देखेगा तो वहां पर वो डाल देगा, अगर वे बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि बहुत सा टाइम ऐसा भी हुआ है, मैं भी कॉपी चेक की हूँ तो छूट जाता तो मैं मेंशन कर देती थी कि अगर ये कॉपी आगे भी कभी रीचेक ऐसा कुछ भी हुआ तो बच्ची को प्रॉब्लम ना हो, तो मैं भर देती थी। ठीक है, तो ऐसा होता है, एग्जामिनर ठीक ठाक रहा तो भर देगा। ठीक है, तो आपने अगर मैं वहां पर क्या यूज किए हैं, क्या बोलते हैं, अपना रोल नंबर अच्छे से क्लियर किए ना, रोल नंबर अपने भरा है ना, तो आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, परेशान ना होना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, और बाकी तो आपका वो उस जिले का उस बंडल में ही जाएगा, तो सबको पता है कि इस बंडल में ये है तो इसका संकेतांक यही होने वाला है, टीचर इतना समझता है। चलो, मलेरिया रोग को संचरण किस जीव के द्वारा होता है, संचरण पूछा है ना, संचरण तो मच्छर के द्वारा होता है, संचरण है ना, वाहक है, कारक है, संचरण है, फैलाव, संचरण का मतलब होता है फैलाव, फैलाव का मतलब हो गया वाहक, है ना। तो वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज। ठीक है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर, समझ में आया। मादा एनाफिलिक जो मच्छर है इसके द्वारा वाहक होती, ये वाहक है, और यहीं पर आप ऐड कर देना कारक कौन होगा, कारक करके कारक में लिख देना प्लाज्मोडियम, कारक में लिख देना प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना बच्चा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन। ये चैप्टर में कंप्लीट हुआ। ये सब चीजें आपको आज के शाम वाली क्लास में देखने को भी मिल जाएगा, परेशान मत होना। समझ में आया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात सही कह रहे हो कि कमेंट कम पढ़ा करें, कमेंट पढ़ने की वजह से सबका जवाब देने लगते हैं तो सब सर पे चढ़ जाते हैं, सही बात है। चलो ठीक है, दूध से दही कौन बनाता है, तो लैक्टोबैसिलस, बैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु, यही है ना। चलो
यही बनाता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु। सिरका उत्पादन में किन जीवाणु का उपयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है ना, क्योंकि इससे बनेगा एसिटिक अम्ल, इसी की वजह से इसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है, ये है एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है। चाय उद्योग में कौन है ये बच्चा? चाय के उद्योग में चाय पत्ती में जो स्पेशल सुगंध आता है ये किसकी वजह से आता है बच्चा? ठीक है, जो चाय पत्ती में स्पेशल सुगंध आता है ये किसकी वजह से आता है बच्चा? चाय में स्पेशल वो होता है ना, स्मेल आता है, ये कौन है? अच्छा, चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, अच्छा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि क्वेश्चन जो गया सो गया, अब उसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना, उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, जो चल रहा है उसको एंजॉय करो बच्चा, उसको देखो, ठीक है। तो चलो, कमेंट नहीं देखना चाहिए, लेकिन बार बार मेरे सामने ये कमेंट है तो मुझे तो दिख ही जाएगा ना, चलो ठीक है। चाय उद्योग में क्या है? माइक्रोकोकस कैंडिकेंस, ये भी है जीवाणु है, ठीक है ना। माइक्रो, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, माइक्रोकोकस कॉकस, ठीक है, माइक्रोकोकस कैंडिकेंस, कैंडिकेंस, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट बस पढ़ाने लगूं, अगर आप लोग का रिप्लाई ना दूं ना तो भी आपको दिक्कत होने लगती है, इसलिए कमेंट देखना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। और देखो ये पेनिसिलिन की खोज के बारे में बात पूछा है ना, तो कभी खाली रहे, मतलब डायग्राम या छोटे छोटे सेशन में आऊंगी लेके, तो मैं बताऊंगी जरूर इसको, ठीक है, क्योंकि कल ही मैंने पेनिसिलिन के जो ये वो क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, इनकी स्टोरी मैंने कल पढ़ी थी, बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। वही कहते हैं ना कि जो क्वालिटी होती है ना, किसी चीज की मोहताज नहीं होती है, वो ये नहीं देखती कि आप अमीर हो या गरीब हो, कुछ भी हो, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो कभी खाली रहे तो इनकी स्टोरी मैं जरूर बताने वाली हूँ, ठीक है। अभी मैं फटाफट करवा लूँ। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किससे किया था बच्चा? पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है ना, अलेक्जेंडर ने, फ्लेमिंग ने किया, ठीक है, किया। और कहां से किया था बच्चा? ये किसमें देखा था? क्या था वो? पेनिसिलियम नोटेटम कवक, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। समझ में आया? यही है। क्लियर हुआ ना बच्चा? क्लियर हुआ ना? चलो, वहितमल क्या है? अपशिष्ट क्या है? हमारे घरों, नगरों व शहरों से निकलने वाला तरल अपशिष्ट पदार्थ, तरल अपशिष्ट पदार्थ। समझ में आया? वहितमल है बहता हुआ मल, वहित मतलब बहना, ठीक है, समझ में आया? रोटेटर नहीं है बच्चा, नोटेटम है। क्या लिख रहे हो? ठीक है, नोटेटम है, नोटेटम इस कवक का नाम है बच्चा। समझ में आ गया होगा? सबका आंसर सबके सामने है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में आ गए। आर डीएनए में आर क्या है? ठीक है ना, आर क्या है? तो आर क्या है बच्चा आपका? इसे कहते हैं पुनर्योगज है, ठीक है ना, जो दो डीएनए
के जुड़ने को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, यही है। ठीक, जिसे आप पुनर्योगज कह लो या देखने को मिल जाएगा रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट। ठीक है ना, आप इस तरह लिखते हैं। ठीक, रिकम्बिनेंट है ये, तो यही है। वाई डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है? आर डीएनए कहलाता है, या इसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। समझ में आया? उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए को अणु को तोड़ता है। प्रतिबंधन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, स्पेशली इन्हीं को यूज किया जाता है, इसलिए एक्सो का बहुत कम ही नाम लिया जाता है। ठीक है ना, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, एंजाइम है ना, क्लियर होगा। प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु की कोशिका में, जीवाणु की कोशिका में, कोशिका में पाए जाने वाला एक अतिरिक्त क्या है? गुणसूत्र। समझ में आया? क्लियर है? देखो, अभी एक बच्चे ने कहा मैसेज ज्यादा मत देखा करिए। ठीक है, अभी आने लगा कि मैम आपको मेरा मैसेज क्यों नहीं दिख रहा है। यही प्रॉब्लम है ना, कहते हैं ना कि जो मैसेज हो आपका वो छोड़ दिया करो। ठीक है, क्लियर लिखिए प्लीज। बच्चा क्लियर ही लिखे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा है। ठीक है, क्लियर ही दिख रहा है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा अच्छे से ही, इसलिए मैं तेज तेज से बोल भी रही हूं। ठीक है, ये जब इवनिंग टाइम में मैं पढ़ाती हूँ तो कभी बंद नहीं होता, कभी सोचा है? ठीक है, क्योंकि इवनिंग टाइम में मैं दूसरे बोर्ड पे पढ़ाती हूँ और मॉर्निंग टाइम में मैं दूसरे बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, तो बस इसलिए दिक्कत है। ठीक है, चलो आ जाते हैं। पीसीआर संकेताक्षर का पूरा नाम पॉलीमरेज, पॉलीमरेज श्रृंखला, श्रृंखला अभिक्रिया। नहीं बच्चा, हम तो नहीं गए थे संगम। ठीक है, सब भगवान की देन है, सब हमारे अंदर ही है, बस अच्छा करते रहे। ठीक है, मनुष्य हैं, गलतियां तो होती हैं सबसे, लेकिन अच्छा करते रहें। ठीक है, बाकी तो भगवान है। हर जगह पहुंचना जरूरी थोड़ी है। ठीक है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। समझ में आया? हमको लग रहा है बच्चे को शायद ये रिकम्बिनेंट नहीं समझ में आ रहा होगा, इसीलिए वो मैसेज किया है कि थोड़ा साफ लिखें। ठीक है, बाकी चीजें तो अच्छे से क्लियर ही है। ये मैंने लिखा है रिकॉम्बिनेंट, इसी को कहते हैं बच्चा रिकॉम्बिनेंट। क्लियर हुआ? पुनर्योगज को ही कहा जाता है, इसी को मैंने कहा है, ये इसी को कहा गया है। ठीक है, अब चीज है ना, क्लियर है ना बच्चा? चलो क्लियर है? चलो आज आगे बात करते हैं। अच्छे से क्लियर होगा, सबका आंसर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। देखो परिभाषा दे दिया है ना, ठीक, और दो क्षेत्रों का केवल नाम लिखिए जहां पर इनका उपयोग होता है। तो ये तो आराम से हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, तो ये आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर परिभाषा लिखना है तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी है क्या? ठीक है ना, लिख दे। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की, ऐसे लिखते हैं, यह आधुनिकतम शाखा है,
शाखा है जिसमें सूक्ष्म जैविकी का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब आपके जीवाणु कवक के सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड होगा, वायरस इनका। सूक्ष्म जैविकी सूक्ष्म जैविकी कॉमा आनुवंशिकी हो गया, कॉमा आणविक ठीक है, आणविक इत्यादि का, ठीक है ना, इत्यादि का विस्तृत रूप से अध्ययन व समावेश होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जैविकी सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड है, क्योंकि कवक या बैक्टीरिया या कुछ हम विषाणु कुछ वैसा लेंगे जिसको कि रिकम्बिनेंट बनाना बहुत जरूरी है, ये सब में काम आएगा। और आनुवंशिकी का मतलब है कि इसी के द्वारा हम पारजीवी जीव जंतु बना सकते हैं, है ना। और आणविक विज्ञान का मतलब ये होता है जो रासायनिक चीजें हैं, ठीक है ना, हमारे शरीर में जो भी रासायनिक चीजें हैं उनकी नॉलेज होगा तभी तो, ऐसा नहीं ना किसी को उठा किसी में जोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं, अध्ययन का समावेश होता है। इसके दो जो क्षेत्र पूछे हैं बच्चा, इन क्षेत्र का नाम है कृषि में हुआ है ना, पारजीवी जंतु बनाने में भी लिख सकते हो, लेकिन आप कृषि लिख लो, और आप वो चिकित्सा भी लिख सकते हो ना, चिकित्सा, क्योंकि आप चिकित्सा के क्षेत्र में देख रहे हो बहुत सारे जितने भी वैक्सीन एंटीबायोटिक कुछ भी बनता है तो वो सब इसी में आएगा, इंसुलिन भी आएगा चिकित्सा के क्षेत्र। समझ में आ गया होगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, हाँ, बायोरिएक्टर बच्चा कल की क्लास में मिलेगा, ठीक है, इसी चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा वो, तो कल की क्लास में मिलेगा। एक आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे का नाम, ठीक है, आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे का नाम पूछा है तो आपका बनेगा बीटी कपास, ठीक है, ये दे दो, और क्या लिख रहे हैं, गोल्डन राइस ये भी लिख सकते हो, या आप फ्लेवर सेरम है ना, एक मिनट देखो कंफ्यूज होने लगे हम। सेवर देखो कह रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, ये एक तरह का टमाटर है, सही है, हाँ। उसके बाद है बच्चा एक ऐसे पारजीवी जंतु का नाम लिखिए किसी एक का, तो लिख देते हैं डॉली भेड़ है, ठीक है, इसको लिख लो, या ट्रांसजेनिक मूसक है, जो कि आपको बताया गया, ट्रांसजेनिक मूसक है, ट्रांसजेनिक भेड़े हैं, ट्रांसजेनिक बकरियां हैं, ठीक है, ये सब बताया गया है, ठीक है। ट्रांसजेनिक आपके कुक्कुट है, ठीक है, कुक्कुट, और ट्रांसजेनिक आपकी मछलियां बनाई गई हैं, तो ये सब चीजें हैं, तो आप जो भी डालना डाल सकते हैं। ट्रांसजेनिक बकरी कर लो, बकरी है, या भेड़ है, या फिर वो है कुक्कुट है, या मछलियां कह सकते हो, मछलियां, ठीक है, जिसको भी डालना है डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बायपारेसी क्या है, ठीक है, किसी भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी को बिना उस देश के, बिना उस राज्य के, या जो भी है के अनुमति के यूज कर लेना, ये मैंने बार बार बताया है कि एक तरह का चोरी करना होता है, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, बिना अनुमति के किसी, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय स्पेशली बोल देना देश के
टेक्नोलॉजी का उपयोग करना मतलब आप किसी का जिसका है आपने उससे अनुमति नहीं लिया और आपने यूज कर लिया, बस ये चीजें हैं। ठीक है ना, समझ में आया? चोरी करना, बिल्कुल मैं यही बताई हूँ कि चोरी करना। और मैंने एग्जांपल लिया था कि आपके अपनी स्कूल का, ठीक है, क्योंकि स्कूल में मोस्टली ऐसे क्लास में बच्चे करते हैं कि बिना किसी के देखते हैं कि सब लोग लंच कर रहा है और वो पहले से दिमाग में बिठा लेते हैं कि किसकी कॉपी बहुत बढ़िया है। प्रैक्टिकल फाइल में मोस्टली होता है, प्रैक्टिकल फाइल में ऐसे ही होता है। और जो भी आपने बाय होता है, मुझे मालूम था। चलो ठीक है, कुकुट का मतलब होता है जो चिकन आप खाते हो ना, जिसमें आपके मुर्गा, मुर्गी, बत्तख है, कछुआ है, जो भी आप खाते हो वो सब आता है पक्षी उक्षी का, उन्हीं को कुकुट कहा जाता है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 में आ गए। निकेत क्या है? निकेत को मैं बार बार बताई हूं, क्या है? किसी भी जीव की जो कार्य है, विशेष कार्य करता है कोई भी जीव। पक्षी की बात करें, पक्षी का कार्य क्या है? उड़ना, तो उसका विशेष कार्य है ना, और उसका विशेष आवास भी होता है, बस यही है। ठीक है बच्चा, विशेष कार्य और विशेष आवास होता है। समझ में आया? आप नहीं खाते हो लेकिन जो खाता है उसके लिए कहे हैं। ठीक है ना, तो लिख दे। ठीक है, प्रत्येक जीव जाति का विशेष कार्य व विशेष आवास। पक्षी दिमाग में आते ही दिमाग में आ जाता है, ठीक है, ये हवा में वाले हैं, यानी पेड़ पौधों पे भी रह सकते हैं, हवा में उड़ते भी हैं, तो इनका विशेष कार्य यही है, विशेष आवास होता है। ठीक है ना, अतः ठीक है ना, अतः प्रत्येक प्रत्येक जीवों के विशेष कार्य, क्रियाशीलता व शीलता व आवास, विशेष आवास के सम्मिलित रूप को क्या कह देंगे? सम्मिलित रूप को क्या कह देंगे बच्चा? निकेत कहते हैं। आप चाहो तो यहां से भी लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, यहां से लेके यहां तक करते हैं। मतलब कोई भी जीव जंतु है, जैसे हम हैं, हमारा मनुष्य है, हमारा विशेषता क्या है? हम स्थलीय जीव हैं, है ना। हमारा आवाज क्या होगा? स्थल होगा, हमारा घर ही है, ऐसा होगा ना। तो बस यही हमारी विशेषता है, यही हमारी जो शामिल रूप से कि हम मनुष्य हैं, तो हम ये हैं, क्या बोलते हैं, स्थल पे चलने वाले हैं और हमारा स्थल पे आवास होता है, तो ये शामिल रूप से हमारा निकेत हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बात करते हैं इकोटोन। ठीक है ना, इकोटोन का मतलब होता है बच्चा कि मैंने इसमें एग्जांपल बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच का कौन सा क्षेत्र है जो कि विवादित है, जो कि दोनों क्वालिटी रखता है, उनकी जो बोल भाषा, कपड़े उपड़े जो है ना, लगभग पाकिस्तान की तरह लगता है। ठीक है, और है वो भारत का भी क्षेत्र, भारत का
भी नहीं है, भारत का ही है, ठीक है, क्षेत्र है बच्चा। तो बस तो कश्मीर क्या हो गया, इकोटोन, ठीक है, यानी जो दो परितंत्र हैं तो उनके बीच का जो आपका कुछ क्षेत्र ऐसा मिलेगा ना, संक्रमण क्षेत्र, जो कि क्या होगा कि दोनों की क्वालिटी लगभग में ऐसा होगा। जैसे कि आप बॉर्डर की बात करते हैं, आप यूपी से हो, जानते भी होंगे, ठीक है, तो जैसे आप अगर मैं गाजीपुर की बात करते हैं तो कहाँ पढ़ते हैं, गाजीपुर में जब जमनिया साइड पहुंचो, जमनिया सुना भी होगा, कभी कभी तो सुना होगा, तो जमनिया जो है, जमनिया में जो बोली भाषा है वो बिहारी हो जाती है, ठीक है तो यूपी का, और उसी के बाद आपका जमनिया के बाद बिहार का बॉर्डर शुरू है, तो बिहार और यूपी का संक्रमण जो क्षेत्र है वो जमनिया बना, है ना। वहां पे जो बोल भाषा रहन सहन लगभग यूपी का भी है, सब जगह तो यो एड्रेस में डालेंगे, हर जगह यूपी ही डालेंगे, लेकिन उनके जो बातें हैं, जो रहन सहन है, लगभग बिहारी जैसा हो जाता है, यही चीज है। समझ में आया बच्चा? मैं बिहार से हूं तो समझ में आ गया होगा ना, जमनिया नाम सुना भी होगा ना, क्लियर है ना? बच्चा जितनी क्लास चलेगी यूट्यूब पर ही चलेगी, डोंट वरी, ओके। चलो, तो दो परितंत्रों के संक्रमण का क्षेत्र इकोटोन कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। अब देखो यहीं पे आप डायग्राम भी छोटा सा बना देना, ठीक है, डायग्राम बना दोगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक क्षेत्र ये बना दिया ए, ठीक है, दूसरा क्षेत्र ये बना दिया बी, ठीक है। अब जो ये वाला जो यहाँ पर ये वाला भाग बचा ना, देखो ये वाला भाग बचा ना, क्योंकि ये इसका भी है और इसका भी है ना, ये अलग सा, यही भाग का क्या कहलाएगा, इसको समझ लो सी, और ये हो गया इकोटोन, ठीक है ना। ये दोनों की क्वालिटी रख लिया, सहप्रभाविता वाली बात हो गई, समझ में आया? सहप्रभाविता याद हो गया ना, याद हो जाएगा, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कीस्टोन जातियां कौन सी होती हैं? मतलब देख, कीस्टोन का मतलब होता है एकदम, कह सकते हो कीस्टोन का, की का मतलब होता है चाबी ना, ठीक है। चलो, माइलस्टोन भी आपने सुना भी होगा, ठीक है। कीस्टोन को आपको कैसे समझा दे, ठीक है, मतलब कोई ऐसा एकदम जरूरी समझ सकते हो ऐसा कि वो अगर थोड़ा सा भी है तो भी प्रभावित होगा, और अधिक है तो कोई मतलब कि कोई ऐसा जीव जो कि या तो वो कम भी हो या वो अधिक भी हो, चाहे जितना में हो, लेकिन वो परितंत्र को प्रभावित करता ही करता है, ठीक है ना, यही बात है। समझ में आया? पेन का कलर चेंज करें प्लीज। अच्छा, येलो कलर भी नहीं दिख रहा है बच्चा एकदम। मेरी मोबाइल में तो आप अगर मैं अपनी मोबाइल को स्लाइड करके अच्छे से पढ़ो तो पूरा दिख रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है कि मैंने लिखा क्या है। आप अपनी मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ाओ बच्चा, तभी दिखेगा। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया मनीष कुमार? पेन का कलर चेंज किया जाए, ठीक है, मैं कर लेती हूँ, मैं ग्रीन कलर कर लेती हूँ, शायद आपको दिखे अच्छे से, ठीक है बच्चा। लेकिन मैं आपको बता दूं क्या है, फिर से की स्टोन बता रहे हैं, की स्टोन ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई भी क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र उठा लो, वहां पर कुछ ऐसी जातियां होती हैं, चाहे वो कम हो चाहे वो अधिक हो, ठीक है, लेकिन वो परितंत्र को प्रभावित करती ही करती हैं। समझ में आया? यही की स्टोन कहलाती हैं। ऐसी कुछ जातियां होती हैं कुछ क्षेत्र में जो कि कम होंगी या ज्यादा होंगी, उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वो क्षेत्र को प्रभावित करेंगी और करेंगी, 100% करेंगी, ठीक है। ये चीज आपकी की स्टोन कहलाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बच्चा, मुझे भी समझ में आ रहा, सब दिख रहा है। चलो, एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन हैं, समझ में आया? परितंत्र में कुछ जातियां
जातियां, कुछ जातियां क्या होती हैं, फिर से ब्लैक हो गया, फिर से आ गया, मेरे तो नहीं आया, चलो आ गया, चलो आ गया। इकोटोन वाला फिर से बताएं। इकोटोन मैंने क्या बताया, ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। दो अलग अलग क्षेत्र है, मैंने क्या अभी बताया यहाँ पर आपको बता दें, चलो ठीक है बता ही लेते हैं, नहीं तो रोने लगोगे, फिर परेशान हो जाओगे, फिर उसे भी कुछ लोग कहेंगे कि बताती नहीं है, छपा छपाया लेके आती है। चलो ठीक है, देखो ध्यान से, ये है, पेन का कलर चेंज करें पहले, ठीक है, ये है, ओहो ये क्या आ गया, ठीक है, अब ठीक है, हाँ, ये है आपका, सपोज करो भारत है ना, ध्यान देना, ठीक है, और ये है आपका, अरे यार सब हट गया, चलो ठीक है ध्यान देना, ऐसे कर लो, ये भारत है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, क्या करे, विवादित चीजों को उठाना पड़ता है, ये जो क्षेत्र है ये क्या है, कश्मीर है, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर है, ध्यान देना। तो ये क्षेत्र क्या है कि ये विवादित क्षेत्र है ना, कुछ क्षेत्र ऐसा नहीं कह सकते, कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में आता है, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं आता, लेकिन वो पूरा चाहते हैं तो पूरा नहीं दे सकते ना, ठीक है, जरूरी थोड़ी है जो चीज मांग लो वो सब दे ही दे, हाँ, तो ये है, तो ये जो है ना, यही आपका जो भाग कहलाएगा, यही इकोटोन कहलाएगा, ठीक है, यही भाग आप इकोटोन कहलाएगा, बस यही ध्यान दो और कुछ नहीं। दो अलग अलग परितंत्र हैं और दोनों के बीच में जहां पर ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों मिक्स में हैं, ठीक है, वहां पे इसका भी इनका भी प्रभाव रहेगा, इनका भी प्रभाव यहाँ वालों पे रहता है, ठीक है, तो यही है, समझ में आया, हाँ अभी से क्लियर हुआ, चलो, शायद समझ में नहीं आता होगा, ठीक है, तो इकोटोन में कीस्टोन में आ जाते हैं कि किसी परितंत्र में कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो ठीक है ना, जो क्लियर है ना, जो समुदाय के प्रचुरता, यानी वहां पे जो समुदाय में बहुत सारे जीव जंतु वहां पे जो भी पाए जा रहे हैं तो उनकी बहुत सारी मात्रा है, प्रचुरता या अल्पता को प्रभावित करती हैं, ये कह सकते हैं सीधी सीधी बात कि ऐसी जातियां, जो कुछ जीव जंतु ऐसे जरूर होते हैं जो कि किसी भी समुदाय में हैं, तो वहां पे समुदाय काफी भरा पूरा हो, चाहे समुदाय एकदम बेकार हो, खाली हो, कुछ ज्यादा ना हो, ठीक है, तो उस सब केस में वहां पे वो प्रभावित ही करेंगी। एग्जाम्पल है कंगारू चूहा, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, कंगारू चूहा, समझ में आया, एग्जाम्पल क्या है, कंगारू चूहा, ठीक है, चलो, 4 घातांकी वृद्धि का समीकरण, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस आप समीकरण दो और हट जाओ, ठीक है ना, समीकरण दो और हट जाओ, क्या होगा यहां से, ठीक है, dn/dt यही है, बस इतना ही देना है, इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, dn/dt =rn, यही 4 घातांकी का समीकरण है, ठीक है ना, ये आपके वो है क्या बोलते हैं, समष्टि के उनको घनत्व को प्रेजेंट करता है, समष्टि बढ़ रही है वहां उसी को प्रेजेंट करता है, ठीक, चीजें समझ में आया, एक बार रिपीट कर दें, क्या रिपीट कर दे बच्चा,
देखो कुछ लोग को कितना भी समझा लो लेकिन वो समझ में नहीं आता उनको, ठीक है। कुछ लोग मतलब पैदा ही होते हैं कि सबको बुरा बोलने के लिए, इसीलिए कह रहे हैं ना कि कुंभ जाओ चाहे माँ कुंभ जाओ, चाहे पूरी चारों धाम करके आ जाओ, अगर में आप अच्छे नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता, कोई पाप उप नहीं धुलता है। समझ में आया, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, ठीक है। जब आप कभी पढ़े ही नहीं रहोगे ना तो आपको चीजें नहीं समझ में आने वाली है, कभी नहीं पढ़े रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाली है, ठीक है। उसके बाद ये रटने का चीज है ही नहीं कि आप इसको रट लो आपका तैयार हो जाएगा, ऐसा कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। अब देखो पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हरे पादप के लिए, हरे पादप को हम क्या कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र में, इसको हम कहते हैं क्या, उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक। हम आपसे बोले हैं कि सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो इसी हिसाब से आंसर देंगे, ठीक है। और आपको शॉर्ट और लॉन्ग जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे या लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वो आपको 6 से 9 शाम वाली क्लास में मिलेगा, ठीक है। चलो समझ में आया। और चलो उसके बाद प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, अब इससे आसान, कौन सी गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, कौन सी गैस मुक्त होती है, निकलती है, ध्यान देना, O2 निकलता है ना। प्रकाश संश्लेषण में तो O2 ही रिलीज होता है, तो लिख के ना समझा रहे हैं बच्चा। देखो प्रकाश संश्लेषण में CO2 कहाँ मुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तो यूज होगा ना शालिनी गुप्ता, क्या कर रहे बच्चा, ठीक है। O2 ही रिलीज होगा, समझ में आया। चलो ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता व उच्च मांसाहारी में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, ठीक है ना, होते हैं। जबकि ये उच्च मांसाहारी वाले जो होते हैं ये भोजन के लिए आपके शाकाहारी व आपके जो मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता हैं इन पर डिपेंड करते हैं, इन पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। तो शाकाहारी होते हैं जबकि यहां से ये लिख लेना कि ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, जबकि उच्च मांसाहारी भोजन के लिए इसलिए मैं बोल भी रही हूं ताकि आपको दिखाई ना दे तो सुनाई तो दे, हाँ, भोजन के लिए शाकाहारी व द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। ये शाकाहारी हैं तो जाहिर सी बात है कि हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहेंगे, है ना, इतना तो क्लियर ही होगा बच्चा। चलो आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ता को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं मांसाहारी। क्या कहते हैं, मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता इनको कहा जाता है। क्लियर हुआ। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक किसकी संख्या होती है, तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं। सबसे ज्यादा कौन होता है, उत्पादक, यानी हरे पेड़ पौधे व रसायन संश्लेषी जीवाणु,
यही होते हैं, ठीक है, यही आते हैं, ठीक है। पादप जगत ये सब। मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम क्या है? अपरदहारी खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला इसको कहते हैं। समझ में आया? दिख तो रहा है मेरे मोबाइल में, बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब्दुल अंसारी क्लियर है, बहुत अच्छी बात है बच्चा। चलो ठीक है, आगे बात करें। एक क्वेश्चन पूछा है कि खाद्य जाल क्या है, ठीक है। खाद्य जाल कोशिश करना 1 नंबर का ही सही। ये देखिए खाद्य जाल अगर मैं इस तरह पूछ दे तो हो सकता है कि 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप जब भी करना बच्चा तो खाद्य जाल में आप क्या करना कि यहाँ तो आप यही लिखोगे कि कई खाद्य श्रृंखलाएं, क्या बताओगे इसको? कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। तो इसके साथ ही आप डायग्राम भी दे देना जो मैं बता रही हूँ कि क्या लिखना। और डायग्राम का मतलब एरो के द्वारा ही देना होगा। खाद्य जाल बनाती हैं। एक बात जान लो कि दुनिया का कोई ऐसा टीचर नहीं है कि जो आपको ये जबरदस्ती पढ़वा सके, ठीक है। कभी आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर ये बात होगी कि आपसे हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप कितना भी पढ़ा लेंगे, आपको अगर मैं नहीं कभी पढ़ा है, नहीं देखा है ना, तो जल्दी वो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हर चीज़ के लिए सीखने के लिए टाइम चाहिए होगा। और 1 हफ्ता एग्जाम बचे फिर पढ़ने आ जाओ, फिर कहो कि नहीं समझ में आता है, तो क्या बोलें। कल का मैंने मैसेज देखा कि गेम खेलते रहे, रील देखते रहे पूरे साल, और 1 हफ्ता बचा, कभी स्कूल नहीं गए, कभी कोचिंग नहीं गए, कुछ नहीं किया, और 1 हफ्ते में सोच रहे हैं कि पूरा बायोलॉजी हम रट लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। ठीक है बच्चा, चार्ट के साथ ही पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ प्रिपेयर है, कुछ प्रिपेयर कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से पढ़ाइए, हैं पढ़ाइए मैम, मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बच्चा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो खाद्य जाल के लिए मैं बता दूं, क्योंकि हमारे पास इधर तो स्पेस नहीं मिलेगा, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इसलिए चलो देख लेते हैं। खाद्य जाल में आप जब मिलेगा तो ऐसे लिखना, जैसे कि फसल है, फसलें है ना, इस फसलों को कौन खाएगा? यहाँ पर हिरन भी खा सकता है, खरगोश भी आएगा, खरगोश, ठीक है, खरगोश भी है, और कौन खाएगा यहाँ पर? और आपके पशु भी है, गाय है, जय कोई भी है वो खाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, और इसको चूहा भी खाएगा, चूहा भी खाएगा, ध्यान देना, है ना। अब इस चूहा को सर्प खाएगा, ठीक है। सर्प को कौन खाएगा? बाज, है ना। और बाज इस खरगोश को भी खा सकता है, इस खरगोश को बाज खा सकता है, ठीक है। यहाँ देना, ध्यान देना। हिरन हुआ, हिरन को, और हिरन को कौन खाएगा? मनुष्य भी खाते हैं। लोमड़ी, लोमड़ी की बात कर लेते हैं, लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी आ गई। अब इस लोमड़ी को और इस गाय को भी दौड़ा लेते हैं ना, लोमड़ी हुई, हाँ। अब यहाँ पे शेर आ गए, शेर आ गए, शेर हो गया। अब ये गाय हो गया, गाय को भी शेर खाएगा, लोमड़ी को भी शेर खाएगा, ठीक है ना। और अच्छे से बाज अगर में मिल गया तो बाज को भी शेर खा सकता है। उड़ गया तो अच्छी बात है, नहीं उड़ा तो पकड़ा जाएगा, उसको भी खा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कई तरह से यहाँ वहाँ से आपकी खाद्य श्रृंखलाएं कई जाता है, यहाँ से मिल जा रही हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बीच में आप मनुष्य को घुसा लोगे तो मनुष्य भी आ जाएगा, ये चीजें हैं। समझ में आया? हाँ, बना दीजिएगा बच्चा, अच्छा ही रहेगा। इसका डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, ठीक है।
आ जाते हैं, लास्ट चैप्टर है ये आपका, जैव विविधता के क्षति के। लास्ट टाइम जो क्या था, मॉडल पेपर करवाए थे ना, सबसे पहले 24 तारीख को शाम को हम मॉडल पेपर करवाए थे, जिसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन में ये आया था, क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर था, जैव विविधता की क्षति का कारण पूछा था। तो मैं वहां पे टोटल 8 या 10-12 पॉइंट मैंने बताया था, ठीक है। तो आपको वहां से याद होगा, मैंने वहां पे बताया था कि ये आवास के जंगली जो आवास है उनका नाश करना, या जो उनके जो आवास है उनका बंटवारा करना, टुकड़ों में बांट देना, जंगलों के छोटे छोटे भाग कर देना, ये मैंने बताया था। प्रदूषण बताया था, सहविलुप्तता बताया था, शिकार बताया था, और कानूनी जो वो कानूनी कार्रवाई है ना उसका अच्छे से पालन न होना, मैंने ये भी बताया था। विदेशी जातियों का आगमन होना, ये भी मैंने बताया था। और अन्य कारण में मैंने बताया था कि बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, या जंगलों में आग लग जाना है, इस सब मैंने बताया था ना। ये सब कारण क्या है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले कारण है। क्षति का मतलब होता है जैव विविधता को नष्ट करने वाले कारण, है ना। तो वही यहाँ पर बोला है कि कोई 2 कारण बता दो, तो कोई 2 कारण आप बता लेना, या तो क्या है शिकार भी है, और दूसरा बता लेना प्रदूषण कर लेना, या फिर आप तीसरा बताना चाहो तो तीसरा आपका हो जाएगा वनों का कटाव, ठीक है, कटाव हो जाएगा। या चौथा बताना चाहो तो सहविलुप्तता बता लेना, ठीक है, विलुप्तता, ठीक है ना। इसमें से कोई 2 बता लेना। समझ में आया? अच्छा, कोचिंग का टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, 2 ही 3 बचा है, फटाफट हो जा रहा है। संकटग्रस्त जातियों पर टिप्पणी मांगा है ना, तो यहाँ पे बता दें कि ऐसी जातियां जिनका जीवन एक मिनट, क्या लिख रहे हैं, जिनका जीवन खतरे में हो वह उन्हें ठीक है ना, अत्यधिक संरक्षण की आवश्यकता हो, क्या कहलाएंगी, संकटग्रस्त जातियां कहलाएंगी। आवश्यकता हो संकटग्रस्त जातियां, और इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जाती है, ये इस वजह से, ठीक है ना। क्यों? वही कारण है, शिकार है, प्रदूषण, ये जब क्षति की वजह से ही है, ठीक है। संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगा? हॉट स्पॉट आया है बच्चा? चलो, जी मैम क्लियर है। चलो अब चलो, तप्त स्थल क्या है, पर संक्षिप्त टिप्पणी मांगा है। तप्त स्थल, ठीक है ना, तप्त स्थल का मतलब होता है जैव विविधता के कुछ ऐसे देखे गए हैं, रीजन देखे गए हैं जैव विविधता के, जो कि बहुत दुर्लभ जातियां होती हैं, बहुत कम जगह देखने को मिलती हैं, ठीक है। जहाँ पे रहती हैं वहाँ भरपूर रहती हैं, लेकिन देखने को बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। अब पूरी दुनिया में 2-4 जगह, 36 जगह, पूरी दुनिया इतनी बड़ी, सिर्फ 36 देखने को मिला है, तो बहुत कम ही है ना। कि कोई हमारे देश में 2 है, किसी और देश में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 1 होगा, ऐसा करके होगा, तो पूरी दुनिया की इतना ही है। तो ये दुर्लभ जातियां हैं जो कि बहुत कम देखने को मिलती हैं, और ये अगर मानव के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब ये संकट में होते हैं तो उस क्षेत्र को ही कह दिया जाता है हॉट स्पॉट या तप्त स्थल। समझ में आया? ठीक है, चलो बता देते हैं, ठीक है ना। कुछ जैव विविधता, एक मिनट, कुछ दुर्लभ होगा, कुछ दुर्लभ जैव विविधता,
कुछ दुर्लभ जैव विविधता जो बहुत ही कम देखने को, देखो अपनी भाषा में लिख रहे हैं, है ना, आप अपनी भाषा ही लिख सकते हो, एग्जाम में अपनी ही भाषा समझ में आती है, कोई किताब की भाषा कभी नहीं लिखता है, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है तो कोई क्वेश्चन का आंसर लिखो, हाँ कोई क्वेश्चन का आंसर लिखो, फिर आप अपनी बुक से मैच कराओ, कभी मैच नहीं करेगा, ठीक है, आपकी भाषा कुछ और ही जाएगी, मतलब साफ वही रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ दुर्लभ जैव विविधता जो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, और ये यदि ये मानवीय लिख लेना, मानवीय क्रियाकलापों व और कौन आएगा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण खतरे में आ जाए तो उस क्षेत्र को तप्त स्थल, जहां पर ये मिलेंगे वहां की बात है, तप्त स्थल कहा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी जातियां जो संसार में कुछ जगह ही मिलती हैं और वो भी खतरे में आ जाएं हमारे क्रियाकलापों के कारण, ठीक है। जैसे कि अब ये जो है हमारे पूर्वी हिमालय है, कैलाश पर्वत के साइड वाला ही जो रीजन आता है इधर उधर, ठीक है, वहां पे जो प्लास्टिक या किसी चीज को आप लेके जा रहे हो, खा पी के वहां पे बहुत सारे कूड़े छोड़ के आ जा रहे हो ना, तो ये बहुत गलत है ना, तो उसी चीज को कहा जा रहा है, समझ में आया। क्या एक मेरा नाम लिखा था क्या, कौन गाली दे रहा है भैया। विलुप्त होने के कगार पे नहीं बोल सकते बच्चा, इनको विलुप्त होने के कगार पर हम नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये विलुप्त नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, समझ में आया। एग्जाम्पल में एक दो बता दीजिए। हाँ एग्जाम्पल में बता रही हूँ बच्चा, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। अभी लास्ट चल रहा है ना, थोड़ी देर में बस एक ही क्वेश्चन बचा है, बता दे रही हूँ फटाक से। और कौन किसको गाली दे रहा था, देखो बच्चा अभ्रता करना है, मतलब आपको बदतमीजी करना है ना, तो यही प्लेस मिला है, एजुकेशन का ही मिला है, हाँ ठीक है। तो इनका हम बता देते हैं। यहाँ पर आता है आपका पूर्वी हिमालय, अभी मैंने नाम भी लिया था ना पूर्वी हिमालय का, तो जो कूड़ा कचरा हम जो लोग जाके वहाँ पे मचा रहे हैं, गलत है ना, वही चीजें हैं। पूर्वी हिमालय है, दूसरा है पश्चिमी घाट, ठीक है। भारत में ये दो ही आपके तप्त स्थल देखने को मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं, समझ में आया। पिरामिड बता दो, ये बता दो, वो बता दो, ठीक है, चैप्टर वाइज चल रहा है ना। पूरे वो क्या बोलते हैं, जीव संसार में पूरे दुनिया में 36 हैं, पूरे दुनिया में 36 है, हमारे भारत में 2 मिलते हैं तप्त स्थल, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं। बस लास्ट है, बता ही दे रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के 2 उद्देश्य बताओ। तो पहला तो ये है राष्ट्रीय उद्यान में कि जीवों
का संरक्षण, मेन फोकस यही है, जीवों का संरक्षण, है ना। और दूसरा क्या है बच्चा, जीवों का संरक्षण या जैव विविधता का संरक्षण भी दे सकते हैं। इसी को जीवों की जगह आप जैव विविधता भी बोल दोगे, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। विविधता का संरक्षण ये भी दे सकते हो, ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण ये भी बोल सकते हो। और दूसरा कारण क्या है राष्ट्रीय उद्यान को बचाने का? खत्म है, बस नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का दूसरा ये रीजन भी है आपके, मनोरंजन भी हो सकता है। आप घूमने भी जाते हो नेशनल पार्क में ना, ठीक है, मनोरंजन भी हो सकता है। और जो जीव जंतु हैं उनको उनकी संख्या को बढ़ाने का तरीका भी है, ठीक है ना, बढ़ाने का तरीका भी है, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय उद्यान क्या आते हैं बच्चा, ये आपके स्वस्थाने में आते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है जीवों का उनके आवास में ही सुरक्षा देना या करना, ठीक है, ये स्वस्थाने में आता है। तो जहां पर जो जीव है वहीं पर उनका सुरक्षा दे देना ये भी है, और उनको संरक्षण देना ये मनोरंजन के लिए भी है, और ये हमारे लिए कितना उपयोगी है इसके बारे में भी बताना, इनकी संख्या को बढ़ाना, तो ये है। अच्छा, संकटग्रस्त जातियों का एग्जाम्पल मांग रहे हो? अच्छा, इसी के लिए एग्जाम्पल मांग रहे थे संकटग्रस्त जातियों में, तो जिसमें कि आपका आया था सफेद हाथी है, ठीक है ना, कस्तूरी मृग है ना, और जो 12 सिंघा है, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा है, ठीक है, जंगली भैंसा है, ये सब आते हैं इसमें। समझ में आया? क्लियर है? जिसको एग्जाम्पल चाहिए था इट्स मी आदि, आपको समझ में आया? अच्छा, मादा जनन तंत्र को बता दीजिए। चलो मैं इसको बता लेती हूँ क्योंकि अब इधर स्पेस नहीं है, इसी वाले बोर्ड पे बता लो, आपको मिल भी जाएगा। तो इसका मिलना क्या है, इसमें आपको देखो, चलो इनर बोर्ड यूज कर लेती हूँ। तो देख लो, मादा जनन तंत्र में जब आपसे क्वेश्चन आएगा मादा जनन तंत्र, तो आंसर लिखने का तरीका यही होगा, ठीक है। मादा जनन तंत्र हेडिंग करना, इसको निकालना इस तरह से, इसको निकालना इस तरह से। अच्छा, एक बच्चे ने कहा था कि डायग्राम पहले बनाए या लिखने के बाद डायग्राम बनाए। तो बच्चा डायग्राम जो है ना, आप कोशिश करो कि पहले ही बना लो, ठीक है, डायग्राम आप पहले ही बना लो। जब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, प्रश्नोत्तर आपने डाल दिया और जो आया तो डायग्राम पहले से वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर करके बना लो, उसके बाद आप लिखोगे। तो डायग्राम ही मनमोहक होना चाहिए लिखने। जब कॉपी एग्जामिनर चेक करता है ना, तो आप पहले लिखे रहोगे तो उस पे उसका फोकस ज्यादा नहीं जाता है, वो बाद में डायग्राम देखेगा। ऐसा भी होगा कि आपने पेज टर्न करके किया है तो यही नंबर दे के हट गया, डायग्राम पर उसका ध्यान ही बाद में गया, तो उसको कट पीट करना पड़ जाएगा। तो पहले डायग्राम अच्छे से बना लो, डायग्राम ही पूरा नंबर आपका अच्छा दिला सकता है, ठीक है ना। तो चलो इसको मैं बता दूं, ठीक है। अब यहाँ पर है मुख्य अंग आएगा, मुख्य अंग, फिर सहायक अंग, ठीक है, सहायक अंग, फिर सहायक ग्रंथियां, ठीक है, सहायक ग्रंथियां, यही है ना। मुख्य अंग में कौन आएगा? फर्स्ट आएगा अंडाशय, मुख्य अंग में अंडाशय, ठीक है। इसमें कौन कौन आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका आएगा अंडाशय के बाद अंडवाहिनी, फिर गर्भाशय, ठीक है, फिर आपके योनि आएगा ना, हाँ योनि आएगा, ठीक है, योनि। उसके बाद सहायक ग्रंथियों में आएगा, एक आएगा बर्थोलिन, जोड़ी में सब रहेंगे, बर्थोलिन। दूसरा आएगा पेरिनियल,
पेरिनियल आएगा, पेरिनियल। पीनियल और पेरिनियल ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, पेरिनियल ग्रंथि मादा के ये जनन तंत्र में होता है। तो ये क्या आ जा रहा है, हद स्थिति हो गई है। ठीक है, ओहो अब चलेगा। ये कौन सी नौटंकी शुरू हो गई है भगवान। फिर आ गया। ठीक है, ये देखो बच्चा यहाँ पे लिख ही नहीं पा रहे हैं। चलो मैं उधर चलती हूँ क्योंकि इधर हो ही नहीं पा रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है कि हट ही नहीं रहा है। चलो इधर ही बता लेती हूँ। थोड़ा सा पेन मोटा कर लूंगी तो अच्छे से दिख जाएगा। चलो तो क्या लिखना है, मादा जनन तंत्र ऐसे लिखना है। तुरंत यहाँ पर लेना है, मुख्य अंग आएगा है ना, फिर उसके बाद दूसरा आएगा सहायक अंग आएगा, जरूर बनाइएगा। तीसरा जो आएगा, ठीक है, तीसरा अंग जो आएगा ये आपका कौन सा आएगा, सहायक ग्रंथि आएगा। ठीक है ना, सहायक ग्रंथि आएगा। ठीक है बच्चा, तो मुख्य अंग में आपका आएगा अंडाशय। ठीक है, मुख्य अंग में आएगा अंडाशय। और दूसरा यहाँ पे सहायक अंग में आएगा अंडवाहिनी, अंडवाहिनी है ना, और आपका गर्भाशय। ठीक है, और आपका योनि। ठीक है, और उसके बाद है सहायक में, इसमें आएगा बर्थोलीन। ठीक है, बर्थोलीन, और दूसरा आएगा पेरिनियल ग्रंथि। ये सब दोनों ग्रंथि हैं। ठीक है ना, ये दोनों ग्रंथि हैं। यही है, इस तरह बना के सबके बारे में लिखना होगा। ठीक है, चलो चलो क्या बोले इनको हम कि कुछ नहीं फंसा बच्चा। सर ने इतना तो बताया ही होगा ना कि बना के भी कैसे लिखे, और एक आइडिया तो दिया होगा ना कि पेपर इसी पैटर्न में आता है। ठीक है, आपके यहाँ हो सकता है कि उसमें से कुछ नहीं आया होगा, हो सकता है। तो पहली बात कि सर पूरा बताए थे, जितना था सब कुछ बताए थे। ठीक है, फिर भी आपका हो सकता है कि आप जिस दिन का क्लास ऐसा दिया गया होगा जिस दिन आप अटेंड नहीं किए होंगे, तो हो सकता है ये भी चीजें हैं। ठीक है, या तो आप कभी उसके पहले कुछ ज्यादा पढ़े नहीं होंगे और अचानक सोचे होंगे कि हम बस ये देख ले और मेरा काम हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, 2 नंबर और 3 नंबर वाले, ये शाम को देखने को मिलेगा बच्चा। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, चलो कोई बात नहीं बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, और शाम को मिलेगा जरूर। 6 से 9 बजे तक की क्लास रहेगी। जबरदस्त क्लास होने वाली है, आज जबरदस्त क्लास होने वाली है। ठीक है, 6 बजे से 9 बजे तक। बहुत सारे बच्चे आए था बच्चा, साल भर मेहनत करना पड़ता है, तब 3 घंटे में जो साल भर पढ़े रहते हो ना, वो 3 घंटे में उतारना रहता है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है, तो जरूर आप पढ़ा करो, ऐसा नहीं है। और बायोलॉजी में क्या करी हूँ अब बताओ, मैं पढ़ा सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, कर सकती हूँ, आइडिया दे सकती हूँ। ठीक है, अब लेकिन आपकी कॉपी नहीं लिख सकते ना, तो मैं तो आपकी कॉपी लिखूंगी नहीं, लिखना तो आप ही को पड़ेगा। हाँ, तो अच्छे से करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है ना बच्चा। क्लियर है? चलो ठीक है, बोर्ड के मेंबर नहीं है ना कि करा लेंगे। चलो ठीक है बच्चा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव नाइस डे एवरीवन।